हाँ जी, तो फिर आज हम इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में देखेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड हमारे नए टॉपिकों में से एक है जो आए दिन न्यूज़पेपर में हमें देखने को मिलता है। इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत 2018 में शुरू की गई थी, लेकिन आज भी हमें इसमें खामियां देखने को मिलती है। मेरा नाम दीपक यादव। आज हम इलेक्टोरल बॉन्ड समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत 2018 में किया गया था फाइनेंस बिल के द्वारा, लेकिन इसे 2017 में फाइनेंस मिनिस्टर उस समय के, जिसका नाम अरुण जेटली था, उन्होंने इसे बजट में अनाउंस किया गया था, बजट बिल में अनाउंस किया गया था। तो जहां पर हमें इलेक्टोरल बॉन्ड की जो टर्म थी वो देखने को मिलती है। 2017 में जब इसे रिप्रेजेंट किया गया था, इससे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी चीजें हुआ करती थी, लेकिन वो एक बॉन्ड की तरह नहीं, वो एक डोनेशन की तरह हुआ था जो कैश फॉर्मेट में किया जाता था। तो 2017 से पहले डोनेशन को कैश फॉर्मेट में किया जाया जाता था, जिससे लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी रहा करती थी और ब्लैक मार्केट वहां पर ग्रो हुआ करती थी। तो आज हम बात करते हैं कि इस इलेक्टोरल पार्टी को डोनेट करने का क्या तरीका रहा करता था और आज के समय पे इस तरीकों को किस तरीके से बदल दिया गया है। 2017 के इस फाइनेंस बिल में जो इलेक्टोरल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके बाद दो चीजें चेंज हुई। पहला, अगर 2,000 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट होगा तो उसे कैश फॉर्मेट में नहीं दिया जाया जा सकता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। दूसरा जो सबसे बड़ा बदलाव आया उसमें ये हुआ कि 2,000 से ज़्यादा अगर कोई अमाउंट किसी पार्टी को देना चाहता हो तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक पे के द्वारा ही किया जाया जाएगा। और इलेक्ट्रिक पे की जो बात स्टार्ट हुई है, उसी उसी रीजन से हमने इलेक्टोरल बॉन्ड को स्टार्ट किया गया था। 2018 से ऑर्गेनाइज तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड स्टार्ट हुआ। इससे मीडियम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टी को डोनेट किया जाया जा सकता है और आपका जो नाम है वो गुप्त रखा जाएगा। तो इसमें अब इस तरीके की चीज़ें होने लगी कि जो आपका 2018 के बाद अगर आप किसी पार्टी को अपने डोनेशन को देना चाहते हैं तो आप अपने इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद सकते हैं और उस इलेक्टोरल बॉन्ड को आप स्पेसिफिक रजिस्टर पार्टी को डोनेट कर सकते हैं और आपका जो नाम है वो गुप्त रखा जाएगा। तो ये ऑल अबाउट है कि जो हमारा इलेक्टोरल बॉन्ड है वो क्या है। इलेक्टोरल बॉन्ड को पास किया गया था फाइनेंस बिल के द्वारा। तो अब हम देखते हैं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसकी प्रोसेस क्या होती है, उसको देने की, उसको किसी पार्टी को डोनेट करने की क्या क्या प्रोसेस होती है और किस तरीके से हम इलेक्टोरल बॉन्ड को किसी दूसरी पार्टी को दे सकते हैं। यहाँ पर ये मेंशन होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की प्रोसेस। ओके, जो प्रोसेस और वर्क है इलेक्टोरल बॉन्ड का, ये सिर्फ जो एसबीआई बैंक है उसी के द्वारा किया जाया जा सकता है। एसबीआई की हर ब्रांच के द्वारा भी इलेक्टोरल बॉन्ड को नहीं खरीदा जाया जा सकता। इस एसबीआई की कुछ स्पेसिफिक ब्रांच जिनको एसबीआई अनाउंस करेगी वो इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद सकती है। इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरीके का पेपर होता है, एक तरीके का पेपर या फिर एक बॉन्ड होता है जिसमें आप बैंक की उस शाखा में जाकर या फिर उस ब्रांच में जाकर 1,000, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़ या उससे भी ज़्यादा अमाउंट का आप पेपर या फिर बॉन्ड खरीद सकते हो और खरीदने के बाद आप उन्हें उस पॉलिटिकल या फिर उस रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को वो जो बॉन्ड है वो आप दे सकते हो। और जब आप इस बॉन्ड को उस पॉलिटिकल पार्टी को दोगे तो उस पॉलिटिकल पार्टी को विद इन 15 डेज उसको वैलिड या फिर उसका जो कैश बैंक से ले लेना होगा। अदरवाइज 15 दिन के बाद वो जो बॉन्ड है वो एक्सपायर हो जाएगा। तो ये ऑल ओवर प्रोसेस है कि किस तरीके की प्रोसेस के जरिए आप इसको कर सकते हो। देखो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है कि आप एक एक्स व्यक्ति हैं और आपने बैंक ए के जरिए इलेक्टोरल बॉन्ड को परचेज कर लिया है ना, और उस परचेज करने के बाद आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को उस बॉन्ड को दे देंगे। अब वो जो पॉलिटिकल पार्टी है वो बैंक बी के जरिए उसको कैश फॉर्मेट में करवा लेगी और वो कैश फॉर्मेट हमने ऑलरेडी बात करी कि ये जो बैंक होगा वो स्पेशल एसबीआई ही होगा। ओके, वो जो बैंक होगा वो स्पेशल एसबीआई ही होगा और जो अमाउंट आप किसी को दोगे वो हरदम 1,000 के फॉर्मेट में, 10,000 के फॉर्मेट में, है ना, 1 लाख या फिर 1 करोड़ के फॉर्मेट में होना चाहिए,
है ना। आप इसके बीच का अमाउंट नहीं दे सकते, आपको देना है तो 10,000 दोगे या तो सीधा 1 लाख देना पड़ेगा। ये आपका इलेक्टोरल बॉन्ड की कुछ प्रोसेस है। तो सबसे पहली बात, जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो कौन कौन खरीद सकता है। पहला, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के लिए आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया ही इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद सकता है। और सिंगल एंड जॉइंटली, कोई भी व्यक्ति सिंगली, जैसे 2 व्यक्ति मिलकर भी आपस में इस बॉन्ड को खरीद सकते हैं। जैसे ए व्यक्ति है और दूसरा बी व्यक्ति है, ये दोनों मिलकर एक सिंगल बॉन्ड को परचेज कर सकते हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टी की हेल्प कर सकते हैं। अब इसकी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि इसमें एलिजिबल कौन कौन सी पार्टी इस चीज़ के लिए एलिजिबल होगी जो इसको ले सकेगी। पॉलिटिकल पार्टी जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के द्वारा, यहाँ पर लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के द्वारा सेक्शन 29 का ए, हाँ, जो सेक्शन 29A के जरिए रजिस्टर होगी वो इस इलेक्टोरल बॉन्ड को रिसीव कर पाएगी। और पिछली बार उस पॉलिटिकल पार्टी ने लोकसभा या विधानसभा के इलेक्शन में 1% वोट को सिक्योर किया हो, और ये सिक्योर उसने कंपलसरी तरीके से किया हो, तो ही वो पार्टी उस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेने की हकदार होगी। अदरवाइज उसे जो इलेक्टोरल बॉन्ड लेने की हकदार नहीं होगी वो, है ना। हमने क्या बात करी, इसे दोबारा बोलते हैं। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 उसके सेक्शन 29A से रजिस्टर्ड है, तो ही वो इस बॉन्ड को रिसीव कर पाएगी। अदरवाइज वो इस बॉन्ड को, इलेक्टोरल बॉन्ड को रिसीव नहीं कर पाएगी। और इसके साथ साथ एक क्राइटेरिया ये भी होता है कि पिछली लोकसभा या विधानसभा के इलेक्शन में उसने ऑल ओवर जितने भी वोट पड़े हैं उस वोट का उसने 1% वोट को कंपलसरी तरीके से सिक्योर किया हुआ होना चाहिए। ये इसकी पार्टी की एलिजिबिलिटी होती है कि कौन सी पार्टी है जो इलेक्टोरल बॉन्ड को अचीव कर पाएगी। और ये जो प्रोसेस है ये हरदम एक ऑथोराइज बैंक से या ऑथोराइज ब्रांच से ही होगी, और वो ब्रांच हरदम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ही होनी चाहिए। और इलेक्टोरल बॉन्ड है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करती है। तो हमने देखा जो ADR रिसर्च है, और ADR का इसमें जो मतलब होता है वो होता है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। और इससे कई तरीके के जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है वो देखने को मिलते हैं। हमें 2020 और 2021 में हमें इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए देखने को मिला कि 74.5% जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो बीजेपी को मिले हैं, और सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो बॉन्ड का अमाउंट मिला है वो मात्र 11% ही मिला है। तो ये हम देख सकते हैं कि इस तरीके से प्रोसेस हुई थी। ओके, आफ्टर द डिस्कशन ऑफ प्रोसेस एंड एलिजिबिलिटी, अब हम बात करेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज को लेकर, कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर किस तरीके के एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमें देखने को मिलते हैं। एडवांटेज सबसे पहला होता है कि ये हमारी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको मेंटेन करता है। अकाउंटेबिलिटी के बारे में पता चलता है कि हमारा पैसा किस जगह पर यूज हो रहा है। तीसरा जो सबसे बड़ा है वो जो कैश है उसको डिस्करेज करता है। कैश का जो अमाउंट होता है उसकी कोई रिकॉर्ड्स नहीं होते, और ये एक इलेक्ट्रिक माध्यम के जरिए हमें एक प्रॉपर डाटा प्रोवाइड करवाता है। और ये डोनर की जो है वो सिक्योरिटी देता है कि जो डोनर है वो भी सिक्योर रहेगा, क्योंकि पिछला जो कैश फॉर्मेट में अमाउंट देने पर जो डोनर होता था वो सिक्योर नहीं हुआ करता था। ई माध्यम होने से जो सिक्योरिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये इससे रिलेटेड एडवांटेजेस है। पहला हमने बात करी ट्रांसपेरेंसी, दूसरा अकाउंटेबिलिटी, तीसरा कैश डिस्करेज, और चौथा डोनर की सिक्योरिटी जो है वो अनोनिमसली सिक्योर रहेगी। इससे रिलेटेड हमने और भी चीजें देखी थी कि आर्ग्यूज इससे क्या क्या है ना। आर्ग्यू क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। देखो, हमने जो ये बात करी कि हमें डोनर का नाम नहीं पता चलेगा, तो आर्टिकल 19 जो है वो राइट टू नो या राइट टू फ्रीडम की जो बात करता है वो इससे वॉयलेट होता है। मतलब आर्टिकल 19 डोनर के नाम को छुपाने की जो प्रोसेस है वो वॉयलेट होता है ना। तो आर्टिकल 19 से वॉयलेट होता है। दूसरा, जो डाटा जो हमने बोला कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो अमाउंट है वो केवल SBI की स्पेसिफिक ब्रांच ले सकती है। तो जो SBI की ब्रांच है
वो एक गवर्नमेंट बैंक है। एसबीआई एक इंपेरियल बैंक था, तो उसका नाम बदलकर एसबीआई कर दिया गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंक है। तो इनडायरेक्टली ये जो डाटा है गवर्नमेंट के पास है, तो गवर्नमेंट, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट होगी, जो पावरफुल होगी, वो उस डाटा का मिसयूज करके उस डोनर का नाम निकलवा कर उस डोनर पे एट्रोसिटी कर सकती है। तो ये इसका दूसरा क्रिटिसाइज हैगा कि इस तरीके से हम इसको क्या बोलते हैं, क्रिटिसाइज देखने को मिलता है। तीसरा जो है, जो डोनेशन है उसकी लिमिट को हटा दिया गया है ना। तो जो कंपनी एक्ट 2013 था, कंपनी एक्ट 2013 ओनली फॉर दोज हु हैव टू द गिफ्ट द प्रॉफिट ऑफ रम। तो कंपनी एक्ट जो था 2013, वो ये बोलता था कि सिर्फ वही लोग डोनेट कर सकते हैं जिनका जो नेट प्रॉफिट है या फिर जो प्योर प्रॉफिट है वो 7.5% है इन 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर। 3 साल से लगातार उनको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 7.5% का हो रहा है, तो वही जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वही उसे खरीद कर किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते हैं। अदरवाइज अगर इनका प्रॉफिट 2.5 से कम है, तो 2.5 से कम है इन 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, तो फिर वो इस इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदकर किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को वो पैसा नहीं दे सकते। 2017 के मनी बिल के द्वारा इसको हटाकर जो इसकी जो फंडिंग कंपनी जो है उनको ग्रो कर दिया गया। 2017 में जो 7.5 प्रॉफिट वाला जो सिस्टम था, कंपनी रूल एक्ट 2013, उसको हटा दिया गया। इसके हटाने के बहुत बड़े क्या बोलते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिले। जैसे अगर इसको हटा देने से हमें देखने को मिला कि जो ब्लैक मनी है, वो ब्लैक मनी को यूज किया जाने लगा कैश फॉर्मेट में, कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के पॉलिटिकल पार्टी को दिया जाने लगा। पॉलिटिकल पार्टी एक बहुत बड़ी पावरफुल पार्टी हो जाती है, तो वो अपने आगे आसपास कुछ स्पेसिफिक बिजनेसमैन को ही सपोर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से एक कंपनी की ग्रोथ जो है आपको बहुत तेजी से दिखाई देती है और दूसरी कंपनी गिरते हुए दिखाई दे जाती है। तो कहीं कहीं पर तो ऐसा भी देखा गया है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर उस पॉलिटिकल पार्टी को देता है, तो वही कंपनी ग्रो कर पाती है, और जो रिलेटेड इधर उधर की जो दूसरी छोटी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो कंपनी अपनी जो अपनी स्ट्रेटजी को, अपनी ग्रोथ को ग्रो करते हुए नहीं देख पाती। तो इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन देखने को मिलती है। और एक जो हमें जो देखने को मिला था कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड को पार्लियामेंट में मनी मिल के द्वारा पास किया गया था। तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्यों है कि हमने इसे, या फिर जो फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली, इसको एक मनी बिल की तरह पास किया गया था। गवर्नमेंट ने इसे मनी बिल की तरह इसलिए लाया क्योंकि मनी बिल को सिर्फ लोकसभा में ही इलेक्शन की जरूरत होती है, राज्यसभा में इसमें किसी भी प्रकार का डिस्कशन नहीं किया जा सकता। तो इसलिए इसको बहुत जल्दी पास किया जाए, किसी भी बिल को अगर पास किया जाता है, तो अगर उसको मनी बिल के द्वारा या फिर फाइनेंस बिल के द्वारा पास किया जाता है, तो जिससे जो उसकी जो प्रोसेस होती है वो फास्ट हो जाती है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड को एक मनी बिल के द्वारा पास किया गया, जिसकी वजह से जो हमारे इलेक्टोरल बॉन्ड की जो प्रोसेस है वो बहुत तेजी से ग्रो हुई। इससे रिलेटेड जो रेगुलेशन फ्रेमवर्क थे उसके बारे में हम एक बार पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है ना, जो कि आरपीए है, हमने ऑलरेडी बात करी। कंपनी एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट और आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट थ्रू द फाइनेंस एक्ट 2017 के जरिए। अब हम इससे बात करते हैं कि क्या जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस रियलिटी में सच सही है या नहीं है ना। इससे रिलेटेड हमने क्रिटिसाइज देखे। तो क्रिटिसाइज ये है कि अगर कोई ए पॉलिटिकल पार्टी है, लेट सपोज कोई ए पॉलिटिकल पार्टी है, वो किसी एक्स आदमी से इलेक्टोरल बॉन्ड को एक्सेप्ट करती है, तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड को एक्सेप्ट करने के लिए इसके जो रिलेटेड बैंक होगा, उस बैंक से वो उस अमाउंट को लेगी, उस इलेक्टोरल बॉन्ड को अचीव करेगी। तो ये जो बैंक है, ये वाला बैंक, ये बैंक रजिस्टर्ड होगा गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा, है ना। एसबीआई जो है वो गवर्नमेंट अथॉरिटी का बैंक है। तो जब अगर ये गवर्नमेंट अथॉरिटी का बैंक है, तो फिर इसका जो डाटा है वो गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी अचीव हो जाएगा। अगर वो डाटा गवर्नमेंट के पास अचीव हो जाएगा, गवर्नमेंट उस डाटा को एक्सेस कर सकेगी, तो जो हमारा क्या बोलते हैं डोनर है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड को डोनेट कर रहा है, तो क्या वो असलियत में सेफ है भी या नहीं है, और इसका मिसयूज कर सकती है गवर्नमेंट। अगर इस गवर्नमेंट को डोनर का नाम पता चल जाए और डोनर किस, है ना, किस चीज से, तो इससे प्राइवेसी भी उस डोनर की अफेक्ट होती है।
एक वक्त के लिए प्राइवेसी अफेक्ट हो रही है, दूसरा राइट टू नो के जरिए डोनर का नाम हमें पता होना चाहिए। तो इससे तो आर्टिकल 19 वोलेट होता है। तो इससे रिलेटेड हमारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखने को मिलते हैं। तो अब अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें, तो वे फॉरवर्ड में यह है कि जो गवर्नमेंट है उसको इस इलेक्टोरल बॉन्ड की प्रोसेस में स्ट्रेस देना चाहिए और सस्टेन वे में रूल्स को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। और इंस्टीट्यूशन को इससे रिलेटेड सेफ गार्ड प्रोवाइड की जानी चाहिए। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे अगर क्वेश्चंस उठने लग जाएंगे तो जो इंडिया की डेमोक्रेसी है वो उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सेफ गार्ड प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट को इस चीज़ से रिलेटेड एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना चाहिए हर एक डोनर के लिए और हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए। लेवल प्लेइंग फील्ड रहेगा तो ही कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जैसे इंस्टीट्यूशन या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसे कंपटीशन जो हमारे कमीशंस है वो हमारे डेमोक्रेटिक पैरामीटर्स होते हैं उसको मेंटेन करके रखते हैं। अगर इन्हीं पैरामीटर्स पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया पे क्वेश्चन उठने लगेंगे तो हमारे देश की डेमोक्रेसी इससे अफेक्ट हो सकती है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी 2012 में पूछा गया था, तो आप इससे ट्राई कर सकते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन द इवोल्यूशन ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो कि 2022 का क्वेश्चन है। इसको 200 वर्ड में पूछा गया था 10 मार्क्स के लिए, तो ट्राई करना। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।